हाय गाइस, आज की वीडियो में आपको ग्लोबलाइजेशन चैप्टर के नोट्स विद एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे। और अगर आपको पूरे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप शुभ मैम के चैनल पे जाओ और वहाँ आपको बायोलॉजी और सोशल साइंस की क्लास 10th और क्लास 9 की हर चैप्टर की एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। मैं उन्हीं से पढ़ती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को भी उन्हीं को सजेस्ट कर रही हूँ। और आप अगर ग्लोबलाइजेशन चैप्टर कर रहे हो तो जो मैं नोट्स मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, जो नोट्स इनफ है। और अगर आप एक और चीज़ कर सकते हो, आप पूरा चैप्टर एक बार अच्छे से पढ़ लेना बुक में से, क्योंकि ये जो चैप्टर है मेरे को पता है कि बुक की लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट होती है, तो जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो काफी चीजें समझ नहीं आती, लेकिन ये वाला चैप्टर है वो आपको बुक में से समझ आ जाएगा। और इसमें बुक की हर लाइन में काफी कुछ जरूरी है, तो लर्न करने की जरूरत नहीं है, अगर आप रीड करोगे तो भी इनफ होगा। तो वो एक ये वाला। सो गाइस, लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। तो चैप्टर में पहली चीज़ है एमएनसी, यानी कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। इसके अंदर हमारे 4 पॉइंट्स हैं और एक एग्जांपल है एमएनसी का। तो हमें ये 4 पॉइंट्स लर्न करने हैं। पहला पॉइंट ये है कि एमएनसी इज द कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन, यानी कि एमएनसी जो होती है वो प्रोडक्शन कंट्रोल करती है। मतलब एक कंपनी होती है एमएनसी, जो कि वो कंपनी होती है जिसकी ब्रांचेस काफ़ी जगह पे होती है, मतलब एक कंट्री में होती है और बाकी और कंट्रीज़ में भी होती है। तो जो ये एमएनसी जो होती है, ये हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है कंट्री की, उसमें भी बहुत ज़्यादा डोनेट करती है। अगला पॉइंट ये है कि एमएनसी सेटअप ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज फॉर प्रोडक्शन इन रीजन वेयर दे कैन हैव चीप लेबर एंड अदर रिसोर्सेज। मतलब कि एमएनसी एक कंपनी होती है, वो कंपनी जैसे कोई भी कंपनी ले लो, एमएनसी का एग्जांपल है इंडिया की एमएनसी का एग्जांपल है टाटा और एशियन पेंट्स। तो जो ये कंपनीज है, अभी हम एशियन पेंट्स का एग्जांपल ले रहे हैं। अगर एशियन पेंट्स एक एमएनसी है, वो एक कंपनी है जो कि इंडिया में भी है और उसने अपनी बाहर ब्रांचेस भी खोल रखी है। और एशियन पेंट्स काफ़ी डोनेट करती है अपनी इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में, वो काफ़ी डोनेट करती है। और उसने काफ़ी जगहों पर, मतलब हम भी अगर अपनी कोई फैक्ट्री खड़ी करेंगे तो हम ऐसी जगह पे करेंगे जहाँ पे हमें चीप लेबर और रिसोर्सेज मिलेंगे। ऐसी एमएनसीज यही करती हैं, उन्हें जहाँ पे चीप लेबर और बाकी रिसोर्सेज आसानी से मिल जाते हैं, वहाँ पे अपनी फैक्ट्री सेटअप कर देती हैं। अगला पॉइंट ये है कि दिस इज डन सो दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लो ऑलमोस्ट 50-60% एंड द एमएनसी कैन अर्न ग्रेटर प्रॉफिट। तो ये हम मतलब ये एमएनसी क्यों करती है, वो ऐसी जगहों पे फैक्ट्रीज क्यों लगाती है जहाँ पर उसको चीप लेबर और चीप रिसोर्सेज मिले, ताकि वो इसे लगाती हैं ताकि जो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो आ रही है, मतलब वो कम हो, जो कि 50-60% होती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है और अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तभी तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अगर ये जो अभी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 50-60% है, अगर ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा 80% होता तो हमें सिर्फ 20% का प्रॉफिट होता है, लेकिन अभी यहाँ पर हमें 40-50% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो हो तो ग्रेटर प्रॉफिट ही होता है। इसलिए एमएनसी भी ऐसी जगहों पर फैक्ट्रीज लगाती है जहाँ पर उनको ग्रेट प्रॉफिट मिले और चीप लेबर मिले, रिसोर्सेज अवेलेबल हो, ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो हो जाए। अगला पॉइंट है एमएनसी का कि एमएनसी इज नॉट जस्ट सेल इट्स प्रोडक्ट्स ग्लोबली बट ऑल्सो इट गुड एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस ग्लोबली। इसका मतलब यह है कि एमएनसी जो होती है वो सिर्फ अपना सामान बेचती नहीं है और कंट्रीज़ में। अगर हम एशियन पेंट्स को ले लें, मतलब एशियन पेंट्स की बात करें, तो वो एक इंडियन कंपनी है, वो अपना प्रोडक्ट बाहर की कंपनी में सिर्फ बेचती नहीं है, उसका प्रोडक्ट बाहर की कंपनी में भी बनता है। जैसे कि एशियन पेंट्स की फैक्ट्रीज जो है वो और कंट्रीज़ में भी है, वहाँ पर भी वो मैन्युफैक्चर हो रहा है। इंडिया का ब्रांड और कंपनी और जो कंट्रीज़ है उधर भी मैन्युफैक्चर हो रहा है, और वहाँ पर भी गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल होती हैं इंडियन कंपनी की, जो कि एशियन पेंट्स ही। मैं बस एग्जांपल ले रही हूँ एशियन पेंट्स का, बाकी एमएनसीज तो बहुत सारी होती हैं। और ये एक इसी का एग्जांपल है, एक ऐसी कंपनी जो एक कंट्री की है लेकिन उसकी गुड सर्विसेज प्रोडक्शन वगैरह और कंट्री में भी हो रही है। तो ये एग्जांपल है एक अमेरिकन कंपनी का जो अपना प्रोडक्ट उसका चाइना में बनता है और यूरोप में बिकता है, लेकिन जो उसका कॉल सेंटर है वो इंडिया में है। तो ऐसे भी होता है, जो कि इंटरलिंक करता है जी, इंटरलिंक करता है वो प्रोडक्शन कंट्रीज़ के अक्रॉस इंटरलिंक करता है। तो एमएनसी जो होती हैं वो इंटरलिंक ही करती हैं प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्री। और इंटरलिंक करने के 4 वेज होते हैं। एमएनसी जो इंटरलिंक करती है कंट्रीज़ को, उसके 4 वेज होते हैं। पहला फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि है इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ कंपनी बेस्ड इन आवर कंट्री टू द कंपनी बेस्ड इन अनदर कंपनी। इसका मतलब है कि जो एक इंडियन कंपनी है, एशियन पेंट्स ले लो, एक इंडियन कंपनी है एशियन पेंट्स, वो बाहर की किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है अपने पैसे। यही होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की एक कंट्री की कंपनी किसी और कंट्री की कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट दे रही है, पैसे इन्वेस्ट कर रही है। वहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो काफ़ी चीज़ों के लिए चाहिए होती है ना, प्रोडक्शन के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, बाकी इंटरनल काफ़ी चीज़ें होती हैं, फैक्ट्री सेटअप के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, गुड्स खरीदने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो कुछ कंट्रीज़ होती हैं जो दूसरी कंट्री की कंपनी में इन्वेस्ट करती हैं, जिसे कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बाकी अभी 3 और वेज हैं इन्वेस्टमेंट के। हाँ, 3 और वेज है इंटरलिंकिंग के। पहला वे बता दिया मैंने, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दूसरा वे है पार्टनरशिप या फिर जॉइंट वेंचर। इन दोनों में से कोई किसी भी कुछ भी लिख दो, या तो पार्टनरशिप लिख दो या तो जॉइंट वेंचर लिख दो। तो इसमें यह है कि एमएनसी सेटअप प्रोडक्शन यूनिट जॉइंटली विद सम ऑफ द लोकल कंपनीज ऑफ दैट रीजन। इसका मतलब है कि जो एमएनसीज होती हैं वो कुछ छोटी कंपनीज के साथ जॉइंटली काम करने लग जाती हैं। जैसे कि जो पॉलिटिक्स में भी ऐसा होता है कि कुछ पार्टीज जॉइंटली 2 पार्टी मिलकर एक पार्टी बन जाती है, जॉइंटली काम होता है, जैसे कि गठबंधन कहते हैं पॉलिटिकल लैंग्वेज में। तो एमएनसीज भी ऐसे करती हैं, वो छोटी कंपनीज के साथ मिलकर, लोकल कंपनीज होती हैं उनके साथ जॉइंट हो जाती हैं। और अगला पॉइंट है कि कंपनीज के टेक्नोलॉजी एंड मनी टू एक्सपेंड देयर फैक्ट्रीज थ्रू दिस पार्टनरशिप, जिसमें कि छोटी कंपनीज को फायदा होता है, उनको टेक्नोलॉजी मिलती है और उनकी जो फैक्ट्री होती है वो एक्सपेंड होती है, क्योंकि एमएनसी से लिंक हो जाती है ना उनकी कंपनी, तो कंपनी का नाम तो बढ़ेगा ही।
ठीक है। थर्ड है लोकल कंपनीज और मर्जर्स और टेक ओवर। इन तीनों में से कोई भी एक लिख दोगे तो नंबर मिलेगा। तीनों लिखना जरूरी नहीं है, या तो ये लिख देना या ये लिख देना या कोई भी लिख देना इनमें से, ठीक है। तो द मोस्ट कॉमन रूट फॉर एमएनसी इज टू बाय अप लोकल कंपनीज एंड देन एक्सपेंड देयर प्रोडक्शन। तो ये तो नॉर्मल बात है कि एमएनसीज जो होती हैं वो लोकल कंपनीज बाय कर लेती हैं और उसके बाद उसकी प्रोडक्शन एक्सपेंड करती है। बस एमएनसी को तो फैलना ही है ना, तो वो लोकल कंपनीज को खरीद कर उसका प्रोडक्शन एक्सपेंड करती रहती है। और अगला पॉइंट है लास्ट, कॉन्टैक्ट टू लोकल कंपनीज। एमएनसी प्लेस ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन विद मैनी स्मॉल प्रोड्यूसर्स। जो एमएनसी होती है वो छोटे प्रोड्यूसर्स के साथ को ऑर्डर प्लेस कर देती हैं। जैसे कि मेरी एक बहुत बड़ी पेन की एमएनसी है, मेरी एक जो पेन का ब्रांड है, पेन ले लूँ या फिर कोई क्लॉथ ले लूँ, समझ लो कि नाइकी। नाइकी मुझे नहीं पता वैसे एमएनसी है कि नहीं, लेकिन नाइकी है। उसने प्रोडक्शन के लिए बोल दिया, उस किसी प्रोडक्शन स्मॉल प्रोड्यूसर्स को प्रोडक्शन के लिए बोल दिया कि तुम भी जूते बनाओ, और उसके बाद उन जूतों को वो नाइकी लेकर अपने ब्रांड के नाम से उसके ऊपर वो नाइकी का जो टिक होता है वो लगाकर बेच देते हैं। तो ऐसे भी कई एमएनसीज करती हैं। नाइकी एमएनसी नहीं है, मैंने बस ऐसे एग्जांपल लिया है कि लोकल प्रोड्यूसर्स को पहले प्रोडक्शन के लिए ऑर्डर प्लेस कर देती हैं और उसके बाद वो जो प्रोडक्ट बनाते हैं उनको अपने ब्रांड के नाम से बेचती हैं ऐसे। अब अगली चीज़ है फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड क्या होता है? फॉरेन ट्रेड इज़ अ ट्रेड बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। फॉरेन ट्रेड मतलब कि यहाँ से कोई सामान दूसरी कंट्री में जा रहा है, उधर से दूसरी कंट्री, ऐसी सामान का लेन देन। कि हम जैसे चाइना की प्रोडक्ट्स भी खरीदते हैं, चाइना भी हो सकता है इंडिया का प्रोडक्ट खरीदता हो, तो इसे फॉरेन ट्रेड कहते हैं। और फॉरेन ट्रेड को इंटरनेशनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड और इंटर रीजनल ट्रेड ये भी बोला जाता है फॉरेन ट्रेड को। और अगली बात यह है कि फॉरेन ट्रेड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट में कैसे हेल्प करती है। तो इस चीज़ के हमारे एक सेकेंड, इस चीज़ के 5 पॉइंट्स हैं। अगर ये क्वेश्चन आता है कि फॉरेन ट्रेड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट में कैसे हेल्प करती है, तो उसमें हमें ये 5 पॉइंट्स लिखने होंगे। तो पहला पॉइंट ये है कि इट फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन कंट्रीज। इसकी वजह से जो मूवमेंट होती है गुड और सर्विसेज की एक कंट्री से दूसरी कंट्री वो हो जाती है। और इट फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ आइडिया, पीपल एंड टेक्नोलॉजी। फॉरेन ट्रेड की वजह से गुड्स मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह, एक कंट्री से दूसरी जगह, और लोग भी ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। अब गुड्स जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं, तो आइडिया भी जा रहा है, प्रोडक्शन का, टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर हो रही है। तो इसमें ये इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। थर्ड पॉइंट ये है कि इट गिव्स अपॉर्चुनिटी टू प्रोड्यूसर्स टू रीच बियॉन्ड लोकल एंड क्या लिखा है, डोमेस्टिक मार्केट। तो ये प्रोड्यूसर्स को अपॉर्चुनिटी देता है आगे बढ़ने की। और फोर्थ पॉइंट ये है कि ये प्रोडक्शन इंक्रीज़ करता है। फिफ्थ पॉइंट ये है कि ओवरऑल रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स। ट्रेड होता है वो ओवरऑल प्राइस जो होता है गुड का वो रिड्यूस करने में हेल्प करता है। अब अगली चीज़ है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? हम ग्लोबलाइजेशन चैप्टर कर रहे हैं तो ये पता होना बहुत जरूरी है कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। और ग्लोबलाइजेशन की जो डेफिनेशन है उसने 2 लाइन्स की है। उसमें यही है कि जो ग्लोबलाइजेशन होती है वो एक प्रोसेस होती है जो 2 कंट्रीज या फिर काफ़ी कंट्रीज़ को आपस में कनेक्ट करती है, जिससे कि रैपिड इंटीग्रेशन होती है, फास्ट इंटीग्रेशन होती है। और ये 3 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ग्लोबलाइजेशन को हेल्प करते हैं। एक कंट्री मतलब पूरी ग्लोब की ग्लोबलाइजेशन को जो हेल्प करते हैं, ये 3 फैक्टर्स होते हैं जो कंट्री की ग्लोबलाइजेशन की हेल्प करते हैं। तो पहला फैक्टर ये है कि डेवलपमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन हैड लेड टू क्विक डिलीवरी ऑफ गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। जो ट्रांसपोर्टेशन में डेवलपमेंट हुई है उसकी वजह से डिलीवरी फास्ट हो जाती है किसी भी चीज़ की। कोई भी हमें सामान ट्रांसफ़र करना है, डिलीवर करना है, तो वो फास्ट हो जाता है शिप से, ट्रेन से, हाईवे से। अगला पॉइंट ये है कि आईसीटी और आईटी हैव रिवॉल्यूशनाइज्ड द स्प्रेड ऑफ प्रोडक्शन अक्रॉस द ग्लोब। जो आईसीटी है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये जो है वो प्रोडक्शन स्प्रेड कर रही है अक्रॉस द ग्लोब। जैसे कि जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे कि ई बैंकिंग, हमारे फ़ोन्स, कंप्यूटर्स, फैक्स वगैरह। थर्ड पॉइंट है कि 1991 इंडिया हैज़ मेड चेंजेस इन पॉलिसी एंड रिमूव द ट्रेड बैरियर्स इन लार्ज एक्सटेंट। 1991 में जो इंडिया ने एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई थी, इसके बारे में आगे मैं बताऊँगी। उस पॉलिसी में इंडिया ने जो ट्रेड बैरियर्स हटाए थे उसने ग्लोबलाइजेशन की बहुत हेल्प की है, क्योंकि ट्रेड बैरियर्स की वजह से फॉरेन ट्रेड नहीं हो पा रहा था। अब ट्रेड बैरियर्स क्या होते हैं? इसमें ट्रेड बैरियर्स के बारे में भी आपको 3 पॉइंट लर्न करने हैं। जो गवर्नमेंट है मतलब उसने फॉरेन ट्रेड पे जो रेस्ट्रिक्शन लगा दिए थे एक बार पहले, उसे ट्रेड बैरियर्स कहते हैं। वो रेस्ट्रिक्शन फॉरेन ट्रेड पर अभी भी लग सकते हैं, गवर्नमेंट लगा सकती है। तो अगर कोई किसी कंट्री की गवर्नमेंट फॉरेन ट्रेड पे रेस्ट्रिक्शंस लगा रही है, लॉज बना रही है उसे रोकने के, तो इसे ट्रेड बैरियर ही कहेंगे। एग्जांपल ये है इसका, जो इंपोर्ट्स वगैरह पे जो टैक्स लगता है वो भी एक टाइप ऑफ ट्रेड बैरियर ही है, ठीक है। और ऑल डेवलपमेंट कंट्रीज ड्यूरिंग द अर्ली एज ऑफ डेवलपमेंट हैव गिवन प्रोटेक्शन टू द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स बाय ट्रेड बैरियर्स। जब अर्ली एज था डेवलपमेंट का, जब नई नई कंट्रीज डेवलप हो रही थी, तो जो कंट्रीज डेवलप हो रही थी उन्होंने अपनी कंट्री के डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेड बैरियर्स लगाए थे, ताकि उनके कंट्री के जो डोमेस्टिक ट्रेडर्स हैं उनका भी कुछ फ़ायदा हो, क्योंकि फिर लोग बाहर का ही सामान ज़्यादा खरीद रहे थे। इसलिए अपनी कंट्री का कंट्रीब्यूशन इकोनॉमिक ग्रोथ में बढ़ाने के लिए ट्रेड बैरियर्स लगाए थे। और डेवलप कंट्री में जो जब अर्ली एज ऑफ डेवलपमेंट हुई थी, जब डेवलपमेंट वगैरह स्टार्ट हुई थी, सिमिलरली कोटास आर अ वे ऑफ रिस्ट्रिक्शन टू द वॉल्यूम ऑफ और क्वांटिटी ऑफ गुड्स बी इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड। तो जो कोटास थे वो भी एक तरीका ही था रिस्ट्रिक्शन का, वो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की गुड्स की क्वांटिटी का। यही 3 पॉइंट आपको ट्रेड बैरियर्स में लिखने हैं। अगली चीज़ है हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी।
इकोनॉमिक पॉलिसी जो 1991 में एक पॉलिसी बनी थी, इट वाज फेल्ड दैट इंडियन प्रोड्यूसर शुड compete विद द प्रोड्यूसर्स अराउंड द ग्लोब टू improve their performance and quality। जो इंडिया के प्रोड्यूसर्स हैं, इंडिया को ये महसूस हुआ था कि इंडिया के प्रोड्यूसर्स को भी बाकी कंट्रीज़ के प्रोड्यूसर्स से कम्पीट करना चाहिए। पूरे ग्लोब के अराउंड जितनी भी कंट्रीज है उनके प्रोड्यूसर से कम्पीट करने का मौका मिलना चाहिए इंडिया को भी, जिससे कि उनकी परफॉर्मेंस और क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंप्रूव होएगी। इसीलिए इंडिया की गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस करे थे इंडिया की जो ट्रेड पॉलिसी है उसके अंदर। उन चेंजेस को ही न्यू इकोनॉमिक उन चेंजेस के बाद जो नई पॉलिसी बनी थी उस पॉलिसी को ही न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कहते हैं। और ये जो पॉलिसी थी इसमें इसमें ट्रेड बैरियर्स को रिमूव कर दिया गया था। तो 1991 में जो ट्रेड बैरियर्स थे वो हट गए थे, ठीक है। अब अगला ये है कि लिबरलाइजेशन किसे कहते हैं। तो जो ट्रेड बैरियर्स के हटने को ही लिबरलाइजेशन कहते हैं। एक कंट्री में से अगर ट्रेड बैरियर्स हटा दिए जाएंगे तो इसका मतलब वो कंट्रीज लिबरलाइज हो गई है। अब उस कंट्री का गुड दूसरी कंट्री में जा सकता है और दूसरी कंट्री का गुड उस कंट्री में आ सकता है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अब वहाँ पर वैलिड है, इसी को लिबरलाइजेशन कहते हैं। अब अगली चीज़ है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO। जो WTO थी इसका यही एम था, मोटिव यही था इसका, जो इंटरनेशनल ट्रेड है उन्हें लिबरलाइज करना, हर जगह से ट्रेड बैरियर्स हटवाना, इंटरनेशनल कंट्रीज से मतलब ट्रेड बैरियर्स हटाना जो WTO का एम था। और ये WTO डेवलपमेंट कंट्रीज से स्टार्ट हुई थी और अभी 164 कंट्रीज WTO का पार्ट है। गाइस अगला टॉपिक है हमारा कि ग्लोबलाइजेशन का इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा था। तो ग्लोबलाइजेशन का इंडिया पे पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ा था और नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा था। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट के हमें 5 पॉइंट याद करने हैं और नेगेटिव इम्पैक्ट के 2 पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि MNC स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन इंडिया एंड विद द टाइम दे इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट इन इंडिया एज इन्वेस्टिंग इन इंडिया हैड बीन बेनिफिशियल फॉर देम। MNCs ने पहले तो इंडिया में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करा और जब उन्हें लगा कि इंडिया में इन्वेस्ट करने में उनका फायदा हो रहा है तो फिर MNCs बढ़ती गई, जो कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। MNCs बढ़ रही हैं तो इंडिया का प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो फॉरेन ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी होगा और इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगी इंडिया की, तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। और अगला ये पॉइंट है कि टॉप इंडियन कंपनीज रेज्ड देयर प्रोडक्शन स्टैंडर्ड ड्यू टू competition एंड दे ऑल्सो गॉट न्यू टेक्नोलॉजी बाय कोलैबोरेटिंग विद MNC। इंडिया की टॉप कंपनीज ने अपना प्रोडक्शन रेज किया ताकि क्योंकि कंपटीशन चल रहा था तो इंडिया की कंट्रीज भी अपना प्रोडक्शन रेज कर रही थी, ताकि कंपटीशन की वजह से कर रही थी वो अपना प्रोडक्शन रेज इंडिया की कंपनीज। और उन्होंने काफ़ी इंडियन कंपनीज में ने MNC के साथ कोलैबोरेट किया था, जिससे कि जो उनको काफ़ी नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पता चला था। अब अगला पॉइंट यह है कि सम लार्ज इंडियन कंपनीज बिकम MNC लाइक टाटा, एशियन पेंट्स और टाटा के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया। कुछ इंडिया ये 2 कंट्रीज एग्जांपल है, इंडिया के लार्ज प्रोड्यूसर्स हैं ये कंपनीज और ये MNC बन चुकी हैं और इन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया में काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है। फोर्थ पॉइंट ये है कि मैनी फॉरेन कंपनीज हैव कम टू इंडिया, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैव बीन इंक्रीज। बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज़ इंडिया में आई जिसकी वजह से जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी इंडिया की वो काफ़ी इंक्रीज़ हुई। अब जितनी कंपनीज बढ़ेंगी उनको उतनी लेबर चाहिए होगी, एजुकेटेड लेबर्स और अनएजुकेटेड भी लेबर चाहिए होती है कंपनी को, तो जिससे कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ होती है, लोगों को काम मिलता है। फिफ्थ पॉइंट ये है कि कंज्यूमर गॉट मोर चॉइसेस एंड चीपर प्रोडक्ट्स, दिस हैज़ इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। जो कंज्यूमर्स थे उनके पास चॉइसेस बढ़ी, अगर कंपनीज बड़ी, प्रोडक्ट बड़ा, अलग अलग चीज़ें आई तो उनके पास चॉइसेस बढ़ी। अब कितनी सारी चीज़ें मिलती हैं, शैम्पू, सोप, परफ्यूम, काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी कंपनीज अलग अलग चीज़ें बनाती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस बढ़ती है कंज्यूमर्स के लिए। अगर हम परफ्यूम की कंपनी लें तो परफ्यूम की कंपनी भी बहुत सारी परफ्यूम्स की कंपनी है, तो चॉइसेस बढ़ती है लोगों के लिए कि कौन सा परफ्यूम वो सिलेक्ट, कौन सी कंपनी का परफ्यूम वो खरीदते हैं। और हर परफ्यूम कंपनी का अपना अलग रेट होता है, तो कुछ लोग वो सस्ती, मतलब मोस्टली लोग सस्ते की तरफ ही जाते हैं कि अगर कुछ चीज़ उनको सस्ते में मिल रही है तो वो सस्ती लेंगे, वो अपना नुकसान क्यों करवाएंगे, तो उनको चीपर प्रोडक्ट्स मिलते हैं, उनके लिए चॉइसेस बढ़ती है कंज्यूमर्स के लिए। और दिस हैज़ इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, जो कि लोगों के रहने का स्टैंडर्ड इंक्रीज करता है। ये अगर आप ये पॉइंट लिखते हैं, दिस हैज़ इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, तो ये टीचर को अट्रैक्ट करेगा, तो ये वाला पॉइंट याद से लिख लेना, ये पॉइंट याद से लिख लेना, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड और कुछ लाइन्स होती हैं जैसे कि टीचर अट्रैक्ट होती है और मार्क्स दे देती हैं। अब नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करते हैं तो इसके 2 पॉइंट्स हैं। जो स्मॉल लोकल बिजनेस कंपनीज होती हैं, स्मॉल लोकल बिजनेस होता है, फिर स्मॉल लोकल कंपनीज होती हैं, वो कंपटीशन फेस नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से उनको बंद होना पड़ जाता है। जैसे कि टॉय कंपनीज हैं काफ़ी इंडिया में, और मोस्टली चाइना के टॉयज़ ज़्यादा बिकते हैं, तो काफ़ी इंडियन कंपनीज ऐसी रह चुकी हैं टॉयज़ की जिन्हें बंद होना पड़ गया, क्योंकि चाइना का टॉयज़ ज़्यादा लोग खरीदते हैं, क्योंकि बच्चों को वो पसंद आते हैं, तो उनके पेरेंट्स भी वही खरीदते हैं फिर। और अगला पॉइंट ये है कि रीजनल प्रोडक्ट्स लाइक धोती एंड मटका एक्सेट्रा आर नॉट ग्रोइंग और हैव बीन रिप्लेस्ड बाय सम फॉरेन प्रोडक्ट्स। जैसे कि आप लोग नोटिस कर ही होंगे, अब धोती बहुत कम लोग पहनते हैं, क्योंकि जीन्स आ गई हैं, पैंट्स आ गई हैं, लेगिंग्स टाइप काफ़ी चीज़ें आ चुकी हैं, कैपरीज, जिसकी वजह से अब धोती, मटका वगैरह, क्योंकि मटके की जगह काफ़ी अलग यूटेंसिल्स यूज़ करने लगे लोग जो दूसरी कंट्रीज से आते हैं, तो इसी वजह से जो इंडिया के रीजनल प्रोडक्ट्स थे उनकी बिक्री काफ़ी कम हो गई है। बात करते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन की।
जिसमें हमें 3 पॉइंट याद करने हैं। तो रिसेंट ईयर्स में जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है इंडिया की, उन्होंने इंडस्ट्रियल जोन सेटअप की थी, जिनको स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स कहते हैं, जो जिसमें जो जोन्स हैं वो फॉरेन कंपनीज को अट्रैक्ट करती थी कि वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट दें अपना। और सेकंड पॉइंट ये है कि जो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है वो उनके पास वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड्स, ट्रांसपोर्ट और एजुकेशनल फैसिलिटीज़ वगैरह। थर्ड पॉइंट ये है कि जो कंपनी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में होती है उन्हें 5 साल का टैक्स नहीं भरना पड़ता और उनको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है लेबर लॉज में, तो ये काफ़ी फ़ायदे की बात है उन कंपनीज़ के लिए। अब आखिरी टॉपिक ये है कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो हम और बेहतर कैसे बना सकते हैं, उसे फेयर कैसे बना सकते हैं। अब इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। तो बेसिकली इसका ये मतलब है कि जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उनको कम कैसे किया जा सकता है, तो उसमें भी हमारे 3 पॉइंट्स हैं। ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है और जो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें यह है कि गवर्नमेंट, पहला पॉइंट यह है कि गवर्नमेंट शुड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल पीपल, नॉट जस्ट द रिच, सच एज बाय मेकिंग बेटर लेबर लॉज एंड इम्प्लीमेंटिंग दैम। सेकंड पॉइंट यह है कि गवर्नमेंट शुड सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर विद द टाइम दे बिकम स्ट्रॉन्ग इनफ टू कम्पीट। थर्ड पॉइंट यह है कि गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड बैरियर्स इन द फेवर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स। अगर ट्रेड बैरियर्स लगा देंगे तो स्मॉल प्रोड्यूसर को मौका मिलेगा अपना सामान बेचने का, क्योंकि बाहर से सामान आना बंद ही हो जाएगा तो उन्हें भी अपना सामान प्रेजेंट करने की ज़रूरत कह रही हूँ, मौका मिलेगा उनको अपना सामान प्रेजेंट करने का। क्योंकि जब तक हमारे पास एक बेहतर चीज़ होती है हम बाकियों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। क्या पता वो बाकी चीज़ें और भी बेहतर हों, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी एक बेहतर चीज़ है तो हम उनकी तरफ ध्यान देते ही नहीं है। तो अगर उस बेहतर चीज़ को हटाकर हम और भी चीज़ों पर ध्यान देंगे तो क्या पता वो और भी बेहतर निकले। लेकिन इंडिया में लोग बाहर की चीज़ों को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि ये चॉकलेट बाहर की है, बाहर से लाए हैं और ये बेटर होगी इंडिया की से। तो ऐसा बहुत होता है। तो इसलिए अगर इंडिया की गवर्नमेंट ट्रेड बैरियर्स लगा देगी तो जो स्मॉल प्रोड्यूसर होंगे उन्हें फेवर होगा, उन्हें अपना प्रोडक्ट बेचने का एक मौका मिलेगा, उन लोगों का उनकी तरफ ध्यान जाएगा एंड ऑल। तो गाइस अगर आप ये नोट कर लेते हैं तो ये आपके एग्जामिनेशन के लिए एकदम इनफ होंगे। बाकी आप बुक जरूर रीड कर लेना, क्योंकि बुक में काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि सिर्फ रीड करनी है, लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये अगर आप लर्न कर लेते हो ये वाले नोट्स तो ये इनफ होगा। और मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अप्लाई कर दूंगी, बाकी बैक एक्सरसाइज और जहाँ से भी आपको ग्लोबलाइजेशन के क्वेश्चन मिलते हैं आप कर लेना। और अगर आपको पूरे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप शुभम मैम के चैनल से देख सकते हो, मैं उन्हीं से पढ़ती हूँ तो मैं उन्हीं को प्रेफर करूँगी। और एक बार बुक जरूर पढ़ लेना, क्योंकि बुक पढ़ना ये वाले चैप्टर के लिए बुक पढ़ना बहुत जरूरी है, और किसी चैप्टर के लिए नहीं कह रही मैं, ये वाले चैप्टर के लिए बुक पढ़ना काफ़ी जरूरी है। तो इस चैप्टर के लिए बुक जरूर पढ़ लेना। बाकी मैं अगली वीडियो में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन दे दूंगी इस चैप्टर के। तो ये इनफ है, एक्सप्लेनेशन, बुक रीडिंग और ये नोट्स और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, और बाहर से कहीं से भी आपको कोई क्वेश्चन मिलते हैं तो कर लेना।